परछाई एपिसोड 163। अब आगे। युवराज वहीं खड़े सुहानी से कहता है, मैंने कहा था ना, मुझसे दूर रहो। वो तुम्हें मारना चाहता है और अब मैं भी तुम्हें उससे नहीं बचा सकता। युवराज के ऐसा कहते ही वो चीज सुहानी के ऊपर आ जाती है। ये देखकर सुहानी की चीख निकल जाती है और वो उठकर बैठ जाती है। युवराज अभी भी काउच पर लेटे हुए कुछ सोच रहा था। सुहानी की चीख सुनकर वो भी काफी घबरा जाता है। युवराज फौरन उठकर रूम की लाइट्स ऑन करता है और सुहानी के पास आकर बैठ जाता है। सुहानी पसीने से लथपथ बेड पर बैठी थी और लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि इस वक्त वो कितनी डरी हुई है। सुहानी ने अब तक युवराज को नोटिस भी नहीं किया था। वो आंखों में खौफ लिए बस सीलन को ही देख रही थी। जो सपना अभी अभी उसने देखा वो उसे बिल्कुल हकीकत जैसा लग रहा था। युवराज भी सुहानी की ऐसी हालत देखकर परेशान हो जाता है। उसे लग रहा था कि आज फिर उस साए ने कोई शिकार किया होगा और सुहानी ने अपने सपने में वही देखा होगा। लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि सुहानी इतना डरते हुए सीलन को क्यों देख रही है। युवराज सुहानी की बाहों को पकड़कर कहता है, सुहानी, क्या हुआ? युवराज की आवाज़ सुनकर सुहानी होश में आती है और उसे अपने ठीक सामने युवराज दिखता है। युवराज को देखते ही सुहानी फौरन उस तरफ देखने लगती है जहां उसके सपने में युवराज खड़ा था। सुहानी बार बार युवराज और उस जगह को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये भी उसका सपना है या फिर ये हकीकत है। सुहानी की ऐसी हालत देखकर युवराज की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो सुहानी को हिलाते हुए ऊंची आवाज में कहता है, सुहानी, होश में आओ और मुझे बताओ कि क्या हुआ। सुहानी की आंखों में अब तक आंसू आ चुके थे। वो भीगी आंखों से युवराज को देखते हुए कहती है, मम्मी, वो क्या, मेरा एक्सीडेंट। और वो, ये कहकर हुए सुहानी डरते हुए उस सीलन की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करती है। युवराज फौरन सुहानी को अपनी बाहों में ले लेता है। उससे सुहानी की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। इस वक्त युवराज की आंखें भी नम थी। वो मन ही मन खुद को कोस रहा था कि उसने सुहानी को अकेला क्यों छोड़ दिया। युवराज जानता था कि अगर वो सुहानी के साथ होता तो आज उसकी ऐसी हालत नहीं होती। कुछ देर युवराज की बाहों में रहने के बाद सुहानी का ध्यान टूटता है और अब उसके चेहरे पर डर के साथ गुस्से के भाव आने लगते हैं। सुहानी गुस्से में युवराज को धक्का देकर खुद से अलग कर देती है और वहां से उठकर जाने लगती है। सुहानी के ऐसा करने पर युवराज चौंक जाता है और वो सुहानी के पीछे जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? सुहानी गुस्से में युवराज का हाथ झटकते हुए कहती है, अपने दोस्तों के पास। युवराज सुहानी को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, सुहानी, वो सो रहे होंगे। सुहानी अपने आंखों में आ रहे आंसू पोंछते हुए गुस्से में कहती है, मेरे लिए वो उठ जाएंगे, मुझे अभी उनकी जरूरत है। युवराज सुहानी के पास जाकर उसे पकड़ते हुए कहता है, तुम उनसे कल सुबह बात कर लेना, अभी तुम्हारे साथ मैं हूं ना। गुस्से में चीखते हुए कहती है, नहीं, आप नहीं हो, आप कभी नहीं होते। मैं आपके लिए लास्ट में आती हूँ। ओह, आई एम सॉरी, मैं तो लास्ट में भी नहीं आती। मेरे होने या ना होने से आपको फर्क ही नहीं पड़ता है। कितने दिनों से मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आप कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे और समायरा के एक बार कहने पर आप उसके पास चले गए। तो फाइन, अब मुझे भी आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे दोस्त काफ़ी है मेरे लिए। ये कहकर सुहानी उस रूम से बाहर चली जाती है और युवराज बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है। सुहानी की कही एक एक लाइन, उसकी गुस्से और शिकायत से भरी आंखें युवराज के दिल को किसी तीर की तरह चुभ रही थी। लेकिन वो जानता था कि सुहानी की कही एक एक बात सच थी। लेकिन अब सुहानी की नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि युवराज कुछ नहीं कर सकता था। वो अपनी कार कीज उठाकर गुस्से में वहां से चला जाता है। इधर सुहानी निशा के रूम में उसके साथ बेड पर बैठी थी। उसके सामने विवेक भी बैठा था। सुहानी चेहरा अब रो रोकर लाल हो चुका था और उसकी आंखें सूज गई थी। आज उसने सपने में जो देखा था वो देखकर सुहानी बहुत ज्यादा डर गई थी। निशा सुहानी के पास बैठे उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद सुहानी शांत हो जाती है और कहती है, मेरे साथ ही सब मम्मी की वजह से हो रहा है। सुहानी की बात निशा और विवेक समझ नहीं पाते और वो दोनों कंफ्यूज होकर एक साथ कहते हैं, क्या? सुहानी उनसे कहती है, मैंने आज अपने सपने में मेरे पास्ट के कुछ विजुअल्स देखे। वो देखकर मुझे कुछ कुछ चीजें समझ आ रही थी। निशा कहती है, कैसी चीजें? सुहानी एक गहरी सांस लेकर कहती है, पापा सिंघनिया मेंशन नहीं खरीदना चाहते थे, लेकिन मम्मी ने पापा पर जोर डाला कि वो उस बंगले को खरीदे। फिर मैंने एक विजुअल देखा जिसमें हर रात मम्मी मेरे साथ उस विशिंग वेल के पास जाकर उसे ही देखती रहती थी।
मम्मी ने एक बार उस कुएं को देखते हुए कहा था कि पता नहीं क्यों लेकिन वो बार बार उस कुएं की तरफ खींची चली जाती है। शायद यही वजह रही होगी कि मृदुला ने मम्मी को पोजेस किया था। सुहानी की बात सुनकर निशा और विवेक दोनों हैरान थे। विवेक कहता है, और क्या देखा तुमने? सुहानी निशा को देखकर कहती है, तुमने सही कहा था, रघु अंकल ने हमसे झूठ कहा। निशा कहती है, कैसा झूठ? सुहानी जवाब देती है, मेरी मेमोरी उस एक्सीडेंट की वजह से नहीं गई थी, उस एक्सीडेंट का जरूर मुझ पर असर हुआ था, लेकिन मेरी याददाश्त पहले ही जा चुकी थी। ये सुनकर निशा और विवेक उत्सुकता से सुहानी को देखने लगते हैं। सुहानी आगे कहती है, मैंने सपने में देखा, पापा कह रहे थे कि उस अघोरी ने पता नहीं मेरे साथ क्या किया है, वहां से आने के बाद मेरी मेमोरी चली गई थी। सुहानी की बात पूरी होते ही निशा और विवेक की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। विवेक बौखलाहट के साथ कहता है, इसका मतलब उस अघोरी ने तुम्हारे मेमोरी मिटा दी? सुहानी हाँ में अपना सर हिला देती है। निशा कहती है, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? और अगर ऐसा कुछ हुआ भी था तो बाबा ने हमें इस बारे में बताया क्यों नहीं? सुहानी सीरियस होकर कहती है, यही तो हमें पता करना है। लेकिन मुझे एक बात समझ आई है कि अब तक हम गलत लिंक फॉलो कर रहे थे। अगर हमें अपने सवालों के जवाब चाहिए तो हमें पापा नहीं मेरी मम्मी के बारे में पता करना होगा। कोई तो वजह रही होगी कि उन्होंने जिद करके पापा से सिंघनिया मेंशन खरीदवाया था और वो विशिंग वेल की तरफ खींची चली जाती थी। निशा कंफ्यूज होकर कहती है, लेकिन अब हम तुम्हारी मॉम के बारे में कैसे पता करेंगे? निशा का सवाल सुनकर सुहानी भी सोच में पड़ जाती है। तभी विवेक कहता है, मुझे लगता है हमें शुरुआत सिंघनिया मेंशन से करनी चाहिए। सुहानी कहती है, सिंघनिया मेंशन से क्यों? विवेक कहता है, क्योंकि तुम्हारी फैमिली ही आखिरी बार वहां रही थी। तुम्हारे डैड के बाद वो बंगला पद्मिनी ने खरीदा था और वो भी वहां नहीं रह पाई थी। अब वो बंगला युवराज सर ने अपने नाम कराया लिया है, लेकिन वो भी वहां नहीं रहते। इसका मतलब साफ है, अभी भी उस घर में तुम्हारी फैमिली और तुम्हारी मॉम के सामान होंगे। क्या पता वहां हमें कोई हिंट मिल जाए। सुहानी को विवेक की बात बिल्कुल सही लगती है। वो कुछ सोचते हुए कहती है, ठीक है, फिर हम आज ही वहां चलते हैं। निशा अपना मुंह बनाते हुए कहती है, आज ही? सुहानी एक नज़र घड़ी की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ, अभी 3 बज रहे हैं। मैं 5 बजे यहाँ से रनिंग के बहाने से निकलूंगी और तुम दोनों को पता है कि तुम्हें कैसे बाहर आना है। हम अब और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। निशा और विवेक भी सुहानी की बात से सहमत होते हैं। विवेक वहां से उठते हुए कहता है, ओके देन, हम थोड़ी देर सो जाते हैं, आज बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ये कहकर विवेक निशा के रूम से बाहर चला जाता है। सुहानी भी निशा के रूम में ही उसके साथ सो जाती है। वो अब युवराज के पास वापस नहीं जाना चाहती थी। इधर युवराज गुस्से में पूरी स्पीड से अपनी कार शिमला की रोड पर भगा रहा था। उसकी कार उसी बंगले के बाहर आकर रुक जाती है जहां उसने तमस को कैद करके रखा था। युवराज कार से बाहर निकलकर बंगले के अंदर चला जाता है। बंगले में कदम रखते ही युवराज के चेहरे से गुस्से की जगह हैरानी के भाव आने लगते हैं। उसे अब अपने आसपास तमस के होने का एहसास नहीं हो रहा था। ये एहसास होते ही युवराज परेशान होकर भागते हुए उस कमरे की तरफ बढ़ता है। वहां पहुंचकर युवराज सामने देखकर हैरान रह जाता है। वो देखता है कि तमस वहां नहीं था। युवराज बौखलाहट के साथ पूरे कमरे को देखने लगता है। वो देखता है कि जहां उसने तमस को बांध कर रखा था वहां फ्लोर पर कुछ पाउडर जैसा गिरा हुआ था। युवराज फौरन वहां जाकर उस पाउडर को अपने हाथ की उंगलियों में लेकर देखता है। वो पाउडर लोहे के कण थे। ये देखकर युवराज को अर्नव की बात याद आती है। उसे समझ आ जाता है कि तमस को कौन छुड़ा कर ले गया है। युवराज फौरन वहां से उठकर अपनी कार की तरफ बढ़ जाता है और तेजी से कार शहर की तरफ बढ़ा देता है। कार ड्राइव करते हुए युवराज बार बार अपने मोबाइल को चेक कर रहा था। उसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। कुछ देर बाद जब युवराज जंगल के बाहर आ जाता है, उसके फ़ोन में नेटवर्क आने लगता है। नेटवर्क आते ही युवराज सबसे पहले सुहानी को कॉल करता है, लेकिन सुहानी का कॉल आंसर नहीं होता। इसके बाद युवराज निशा और विवेक को कॉल करता है और वो दोनों भी फ़ोन आंसर नहीं करते। सुहानी, निशा और विवेक अपना फ़ोन घर में ही छोड़कर वहां से निकल गए थे। वो जानते थे कि अगर वो अपना फ़ोन साथ लेकर जाएंगे तो युवराज को पता चल जाएगा कि वो सब सिंघनिया मेंशन में हैं। उन तीनों के फ़ोन ना उठाने पर युवराज और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो फौरन सिक्योरिटी चीफ को कॉल करके उससे कहता है, सुहानी, निशा और विवेक कहाँ हैं? सिक्योरिटी चीफ कहता है, सर, सुहानी मैडम जॉगन के लिए बाहर गई है।
निशा और विवेक अपने रूम में सो रहे होंगे। युवराज गुस्से में ऊंची आवाज में कहता है, चेक करो उन्हें। ये कहकर वो फोन कट कर देता है। इसके फौरन बाद युवराज रॉबिन को कॉल करके कहता है, क्या तुम्हें सुहानी दिखाई दे रही है? फोन से रॉबिन की घबराई हुई आवाज आती है, सर, कुछ देर पहले तक मैं सुहानी मैडम को फॉलो कर रहा था, लेकिन लगता है वो मुझे चकमा देकर भाग गई। ये सुनकर युवराज गुस्से में फोन कट कर देता है और अगले ही पल उसे सिक्योरिटी चीफ का कॉल आता है। अब तक युवराज को समझ आ चुका था कि सिक्योरिटी चीफ उससे क्या कहने वाला है। वो फोन उठाकर कहता है, बोलो। सिक्योरिटी चीफ भी डर से कांपते हुए कहता है, सर। निशा और विवेक भी अपने रूम में नहीं है। वो तीनों अपना फोन रूम में ही छोड़कर कहीं चले गए हैं। दूसरी तरफ सुहानी, निशा और विवेक सिंघनिया मेंशन के सामने खड़े थे। सुबह के 5 बजे थे। शिमला में अभी भी रात की तरह ही अंधेरा था। ठंड का मौसम था, इसलिए सिंघनिया मेंशन बर्फ की पतली चादर से ढका हुआ था। उस मेंशन को देखते हुए विवेक कहता है, ये तो पहले से और भी ज्यादा भयानक दिखने लगा है। निशा ठंड से अपना हाथ रगड़ते हुए कहती है, सुहानी, तू इतनी सुबह दौड़ने कैसे आ जाती है? मैं तो कभी ना आऊं। सुहानी उस बंगले को देखते हुए कहती है, सुबह सुबह दौड़ना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। निशा जवाब देती है, मैं तो मरने के बाद इस ठंड में आत्मा बनकर भी ना भटकूं। विवेक निशा की बात इग्नोर करके कहता है, तो अंदर चलें। निशा और सुहानी एक साथ कहते हैं, हम। वो तीनों उस बंगले के अंदर जाने लगते हैं, तभी उन्हें पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है, इतनी जल्दी भी क्या है, कुछ देर और रुक जाओ। ये आवाज़ सुनते ही सुहानी, निशा और विवेक के कदम रुक जाते हैं और डर से उनका गला सूख जाता है। निशा बिना पीछे मुड़े कहती है, यार, मैंने तो सुना था कि ब्रह्म मुहूर्त में भूत प्रेत बाहर नहीं आते, फिर वो साया यहाँ कैसे आ गया? विवेक भी बंगले की तरफ अपना मुंह किए हुए कहता है, ये आवाज़ उस साय के जैसे नहीं लग रही है, और अगर वो होता तो उन मंत्रों को आवाज़ भी यहाँ गूंज रही होती। निशा घबराते हुए कहती है, तो फिर हमारे पीछे कौन खड़ा है? सुहानी कहती है, वो तो पीछे मुड़कर ही पता चलेगा। सुहानी के ऐसा कहते ही वो तीनों पीछे पलट जाते हैं। वो देखते हैं कि उनके सामने 6.5 फीट का एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था, जो दिखने में किसी हैवान की तरह लग रहा था। वो आदमी और कोई नहीं तमस था। उसे देखकर डर से उन तीनों के हाथ पैर फूल जाते हैं। सुहानी अपने डर को कंट्रोल करते हुए कहती है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? तमस अपनी भारी आवाज में कहता है, बस अपना एक छोटा सा काम पूरा करने आया हूँ। तमस की वो आवाज ही किसी को भी डराने के लिए काफी थी। ये सुनकर विवेक कहता है, कैसा काम? तमस उनकी तरफ देखते हुए कहता है, बस इस लड़की को जान से मारना है। तमस का जवाब सुनकर वो तीनों और भी घबरा जाते हैं। विवेक एक कदम आगे बढ़कर कहता है, मेरे रहते तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तमस भी कुछ कदम आगे बढ़ते हुए डेविल स्माइल के साथ कहता है, तो ठीक है, पहले तुम्हें ही मार देता हूँ। इधर युवराज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो सुहानी तक कैसे पहुंचे। तभी उसके दिमाग में समायरा का ख्याल आता है। युवराज फौरन समायरा को कॉल करता है। समायरा की कॉल रिसीव करते ही युवराज कहता है, सुहानी, निशा और विवेक मिल नहीं रहे, और एक बहुत बड़ा खतरा मेरी पकड़ से छूटकर उन्हें ही ढूंढ रहा है। हमें उससे पहले उन तीनों तक पहुंचना होगा। युवराज की बात सुनते ही समायरा अपनी बाइक की चाबी लेकर बाहर जाने लगती है। समायरा बाहर निकलते हुए कहती है, क्या वो सुहानी के पीछे है? युवराज कहता है, सुहानी नहीं, वो निशा को मारना चाहता है। हमें किसी भी तरह उन तक पहुंचना होगा, अगर हमसे पहले वो पहुंच गया तो। ये कहते हुए युवराज खामोश हो जाता है। आज समायरा को युवराज की आवाज में वो डर और बेचैनी महसूस हो रही थी, जो इससे पहले उसने कभी महसूस नहीं की थी। समायरा युवराज को समझाते हुए कहती है, डोंट वरी, उन्हें कुछ नहीं होगा, विवेक उनके साथ है, वो हैंडल कर लेगा। युवराज बेचैनी से लगभग चिल्लाते हुए कहता है, तुम समझ नहीं रही हो, वो बहुत खतरनाक है। विवेक उसे कैसे रोक सकता है? समायरा अपनी बात पर जोर देते हुए कहती है, विवेक रोक सकता है? क्या तुम भैरवनाथ को भूल गए? आगे की स्टोरी के लिए कल का इंतजार करें।